हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पे स्वागत है गाइस। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की फिजिक्स की। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था विद्युत फ्लक्स के बारे में। आज आपको पता चल ही गया होगा कि आज की हमारी क्लास गॉस की नियम है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग गॉस के नियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं और साथ में जैसे ही हर एक टॉपिक हम लोगों की कंप्लीट होने के बाद उस पर हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि गॉस के नियम को हम लोग कंप्लीट करने के बाद उस पर गॉस के नियम को न्यूमेरिकल, गॉस के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल का अभ्यास करने वाले प्यारे बच्चों। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गवाए हुए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों गॉस के नियम की, तो गॉस का नियम स्टार्ट करने से पहले हमको एक छोटी सी, एक बढ़िया सी मजेदार टॉपिक की जरूरत पड़ने वाली है जिसे हम घनकोण के नाम से जानते हैं। किस कोण के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? घनकोण। किसके नाम से? घनकोण के नाम से जानते हैं, जो हमने क्लास 11th में पढ़ के रखा है। हो सकता है कि कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा या तो कुछ बच्चों को याद नहीं होगा यार कि घनकोण क्या होता है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए घनकोण के बारे में चर्चा करेंगे, फिर तुरंत फटाक से गॉस के नियम पे आएंगे। तो चलो पहले घनकोण की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मन में ये चलता है कि आखिर घनकोण क्या है, आखिर मन में जब ये क्वेश्चन उठा कि घनकोण क्या है, तो प्यारे बच्चों घनकोण की परिभाषा, या अगर हम बात करें घनकोण को हटा के पहले कोण की बात कर ले, तो कोण की बात ये करते हैं तो चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, तो चाप और त्रिज्या का अनुपात ही कोण कहलाता है। पर यहाँ घनकोण की बात है ना, तो घनकोण क्या होता है ध्यान से देखना। घनकोण क्या होता है, आपको एक दो फिगर बना रहा हूं, उसी के माध्यम से आप समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा कि ये कोई पृष्ठ हो गया, ये कोई पृष्ठ हो गया। अब इस पृष्ठ को आप देख ही रहे हैं प्यारे बच्चों। अब ठीक, ये पृष्ठ हो गया। अब इसी पृष्ठ के द्वारा किसी केंद्र पर, अब मान लेते हैं कि ये कोई केंद्र हो गया, ठीक। किसी पृष्ठ के द्वारा किसी केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, उस कोण को हम कौन सा नाम देते हैं प्यारे बच्चों? घनकोण। ये जो कोण है ना, अब ये कोण हमारा क्या कहलाने वाला? घनकोण। और इसी को हम लोग, इस घनकोण को हम लोग डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? डी ओमेगा या ओमेगा। ओमेगा को, ओमेगा पूरा कोण पूरा घनकोण होता है, इसे हम लोग डी ओमेगा, एक छोटा सा कोण। ठीक, ध्यान देना, हमने क्या कहा? ये पृष्ठ है, ये हमारा क्या है? पृष्ठ है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये पृष्ठ है, ठीक। तो मैंने बताया किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा किसी केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है, उस कोण को हम क्या नाम देते हैं? घनकोण नाम देते हैं। अब ध्यान देना, घनकोण की अगर परिभाषा हम लिखना चाहें तो जरूर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों? अभी हमने बताया किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा, किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा किस पे अंतरित कोण? केंद्र पर, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण क्या कहलाता है? घनकोण कहलाता है। अंतरित कोण घनकोण कहलाता है। अंतरित कोण क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? घनकोण कहलाता है, ठीक। अब ध्यान देना, अब घनकोण बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा आपका, देखिएगा, घनकोण इक्वल क्या मिल रहा है आपको? घनकोण इक्वल क्या मिल रहा है? ध्यान से देखिएगा, घनकोण बराबर आपको बताया गया किसके द्वारा? पृष्ठ के क्षेत्रफल के द्वारा। तो घनकोण हो गया पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा जो आपका यहाँ त्रिज्या रहता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी, वो त्रिज्या। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा? त्रिज्या का वर्ग। क्या हो जाएगा? त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? डी ए है। क्या है? डी ए है। और त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आपकी आर है, तो डी ए बटे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। और घनकोण को हम लोग डी ओमेगा से दिखाते हैं, तो घनकोण बराबर हो गया डी ए बटे आर स्क्वायर, यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। अब यहीं पर हम कंडीशन दे देते हैं। कंडीशन क्या दे देते हैं? कुछ इस प्रकार, ध्यान से देखना
कि यदि जो ये हमारा पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है प्यारे बच्चों, ये क्षेत्रफल के साथ थीटा कोण अंतरित करे। आप समझ रहे हैं, हमने क्या कहा कि ये जो हमारा ये पृष्ठ है, ये जो डीए है, ये डीए क्षेत्रफल के साथ, या हम कह दें ये जो डीए है इस पृष्ठ के साथ क्या करे, थीटा कोण अंतरित करे, तब क्या होगा घनकोण ना। तब हम क्या कहेंगे, कुछ इस प्रकार, अगर जैसे मैंने क्या कहा, ध्यान से देखना, अगर मैंने कुछ आपका शेप ए इस यहां पर ए ऐसे बना दिया ना, अब उसके बाद और इसके द्वारा जो केंद्र है, ये केंद्र यहां नाम दे दिए और ये घनकोण हो गए। अब देखना, इसकी जो पृष्ठ की दिशा है वो पृष्ठ की दिशा इधर है, ठीक, और जो कटे छोटा सा भाग है, छोटे से भाग की दिशा इधर है, तो इनके बीच कोण क्या बन गया, थीटा कोण बन गया। अब इसके लिए घनकोण क्या होगा वो बात मैं कर रहा हूं। अगर इस ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए, यानी पृष्ठ के साथ कितना अंश का कोण अंतरित होने लगे, थीटा कोण अंतरित होने लगे, तब घनकोण क्या होता है। तो इस कंडीशन में जो घनकोण होगा वो डी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों डीए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। जब क्षेत्रफल के साथ थीटा कोण अंतरित हो तब के लिए घनकोण ये है, और जब कोई कोण अंतरित ना हो प्यारे बच्चों तब के लिए घनकोण ये है। ध्यान देना। अच्छा, एक बात कर लेते हैं कि जो पूरे पृष्ठ के द्वारा किसी केंद्र पे जो अंतरित कोण होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। याद रखना, किसी पृष्ठ के द्वारा या किसी संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर अंतरित घनकोण 4 पाई के बराबर होता है। यानी अगर कोई संपूर्ण पृष्ठ है और वो संपूर्ण पृष्ठ किसी केंद्र पर घनकोण अंतरित कर रहा है तो घनकोण 4 पाई के इक्वल होगा। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को हम लिख नहीं रहे हैं बच्चों, इस बात को हम लोग लिख नहीं रहे। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ऐसा कहीं दिखाई पड़ता है डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, या हम कह दें डी ओमेगा न रहकर, या हम कह दें इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं डी कॉस थीटा बटे आर का वर्ग, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। यानी इसका पूरे का ये सिंबल है ये समाकलन है। समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है, संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही, ध्यान देना। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घनकोण होता है वो 4 पाई के इक्वल होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को आप याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें याद रहेगी। एक बार मैं फिर से बात कर लेता हूं यार। ये कोई पृष्ठ है तो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पे कोण अंतरित होता है उस कोण को हम क्या नाम देते हैं, घनकोण नाम देते हैं। ध्यान देना, ये हम लोगों का पृष्ठ हो गया। इस पृष्ठ के द्वारा इस केंद्र पे जो भी कोण अंतरित होगा उसी कोण को हम लोग क्या नाम देंगे, घनकोण। घनकोण का सूत्र क्या होगा यार, पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग हो गया। पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। घनकोण को हमने डी ओमेगा से व्यक्त किया, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल था वो डीए था, त्रिज्या कौन थी आर, तो उसका वर्ग हो गया। अच्छा, यदि हमने कहा कि यदि जो पृष्ठ है वो क्या हो, थीटा कोण अंतरित करे, कितना कोण अंतरित करे, जो थीटा कोण अंतरित करे, तब के लिए जो घनकोण का सूत्र होता है वो डी ओमेगा इक्वल टू आ गया डीए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक, और टोटल किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पे जो घनकोण अंतरित होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई के बराबर होती है। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों, ये चीज पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे गॉस के नियम की, और उम्मीद है कि आपको गॉस का नियम कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी। देखिएगा, इसे हम लोग गाउस का नियम भी कहते हैं या गॉस का भी नियम कहते हैं। तो आप इसके लिए मत सोचना कि सर गाउस लिख दिए हैं या गॉस नहीं लिखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये सारे नाम उन्हीं के हैं भाई साहब, चाहे गाउस कह लो चाहे गॉस कह लो, सब एक ही है। ठीक, ये आ गए गाउस के नियम। टॉपिक हमारी बन गई। जरा सा इनके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। पहले ये कह क्या रहे हैं, तब उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। पहले ध्यान देखना, ये कह रहे हैं कि कोई अगर बंद पृष्ठ है, कोई क्या है, एक बंद पृष्ठ, तो भाई कोई को हम लोग लिख रहे हैं किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, क्या, किसी बंद पृष्ठ से
होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो कि हम लोगों ने इससे पिछले वाले क्लास में पढ़ा था। वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, देखना ये होकर है, ठीक प्यारे बच्चों, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से ना। वैद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से। तो हम लोग यहाँ फाई ई लिख दे रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक, अब ये किसके बराबर होता है? वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से, क्या? उस पृष्ठ से, उस पृष्ठ से, देखिएगा आगे, उस पृष्ठ से घिरे, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश, कुल आवेश, याद रखिएगा बात कर रहे हैं कुल आवेश की। उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश रहेगा सभी आवेश की बात हो रही है। कुल आवेश Q का, कुल आवेश यहां कौन मान लिया गया? Q ना। कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/ε गुना होता है। ये 1/ε गुना होता है। ये बात कर रहे हैं वैद्युत फ्लक्स की। अच्छा, लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, भाई वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? वो बोल रहे हैं कि ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो गया है। ठीक, ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो गया है। अब ये किसके इक्वल होगा? ये जो वैद्युत फ्लक्स है फाई ई, वो किसके इक्वल होने वाला है प्यारे बच्चों? वो ध्यान से देखना। वो वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा? ये याद रखो, करा टोटल आवेश Q का, टोटल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। अब Q का गुना 1 से करोगे तो Q ही पाओगे, और बटे में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, और ये मिल गया फाई ई। तो जो किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। ये है गॉस का नियम प्यारे बच्चों। जहां जहां Q क्या है याद रखिएगा, जहां आपका जो Q है वो कितना है? वो Q जो है पृष्ठ के द्वारा घिरा कुल आवेश है, पृष्ठ के द्वारा घिरा कुल आवेश है। क्या है प्यारे बच्चों? द्वारा घिरा कुल आवेश है। ठीक, पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है वो चीज है। और साथ में जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ा है, निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है प्यारे बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट तो हो गए, और फाई ई क्या है? फाई ई तो विद्युत फ्लक्स है। फाई ई क्या है? विद्युत फ्लक्स है। अब बताओ, क्या यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गया? क्या इनकी स्टेटमेंट आपको समझ आया? भाई साहब गॉस क्या बताना चाह रहे हैं? आइए थोड़ा सा इनको हम लोग जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, उनको सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। ये आपसे ये बता रहे हैं कि इधर देखना कि अगर कोई पृष्ठ हो गया, अगर कोई पृष्ठ हो गया कुछ इस शेप का, अब इसके अंदर एक नहीं बहुत सारे आवेश है, बहुत सारे आवेश है। जैसे मैंने कहा कि एक आवेश आपका यहां है, दूसरे आवेश यहां पर बैठे हैं, तीसरे कोई यहां है, और चौथे कोई यहां है, उसके बाद ये पांचवें हो गए, फिर उसके बाद ये छठवें हो गए। अब हम कह रहे हैं बताओ आप इस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, या इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान बताना है। तो अब आप बताओ, क्या आप इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने आवेश हैं। अभी यहां तो 4-5 दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है यार ऐसा कोई पृष्ठ है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश हो, हम देख ही ना पाए, गिन ही ना पाए, तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स कितना हो रहा है? तो इसी का समाधान करने के लिए भैया ये गॉस ने एक नियम दे दिए। महान वैज्ञानिक गॉस ने क्या बताया कि इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं,
इस पृष्ठ के अंदर कितने आवेश हैं उसी आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी इस पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश रखा होगा, अगर मान लो ये Q1 2 है, Q2 3 है, Q3 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो बोल रहे हैं कि भैया आप जितना आवेश है सारे को, तो 2 3 5 4 9 5 14 6 20 7 27 टोटल आ गए 27। इसी 27 का 1/ε गुना होता है। बस अब आपके मन में गॉस के स्टेटमेंट को ये इस प्रकार रखना है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा, बंद पृष्ठ है तो उसके अंदर आवेश रखोगे तभी तो वैद्युत फ्लक्स होगा। अब आवेश को बाहर भी रखोगे तो भी वैद्युत फ्लक्स होगा प्यारे बच्चों, पर ध्यान देना वहां वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अब यहां क्या कर रहे हैं कि यदि किसी बंद पृष्ठ से, अब ये बंद पृष्ठ है, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी इनसे जो विद्युत बल रेखाएं निकलेगी उन्हीं को जो गिनते हो, उन्हीं की जो संख्या होती है उसे ही तो हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ के अंदर घिरे जितने आवेश होते हैं, सभी आवेश का ही जो होता है 1/ε गुना होता है। ये गॉस का स्टेटमेंट है प्यारे बच्चों। अब हम गॉस के नियम की उत्पत्ति आखिर कैसे होती है, इसका डिराइव कैसे करते हैं, आपके एग्जाम में पूछता है गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो आइए हम लोग गॉस के नियम की उत्पत्ति कैसे करते हैं बात करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में बात करने वाले हैं। चलो इनके स्टेटमेंट को समझ गए यार, एक बार समझ लो, अपने मन में एक बार ये सेट कर लो कि भैया कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ के अंदर रखे कुल आवेश Q का 1/ε गुना होगा। अब हम उसकी उत्पत्ति करने वाले हैं। ऐसे एक आवेश नहीं, बहुत सारे आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर पड़े हुए, ठीक ना, बहुत सारे आवेश पड़े हैं। अब हमको क्या करना है कि मान लेते हैं कि ये इसका क्या हो गया, केंद्र हो गया, ये इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, केंद्र। अब ये केंद्र हो गया तो केंद्र का नाम दे दिए वो। अब ये जो पृष्ठ है, इसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वही हमको निकालना है, इस बात को याद रखना है। तो हम क्या करते हैं भाई, इस पृष्ठ से r मीटर की दूरी पर, ध्यान से देखना, इस पृष्ठ से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P ले लेते हैं। r मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या ले लेते हैं, P लेते हैं। ठीक, r मीटर की दूरी पर स्थित कोई एक बिंदु P है। उसके बाद इस पर एक छोटा सा एक अल्पांश भाग काटते हैं प्यारे बच्चों। इस पृष्ठ का एक छोटा सा, इस पृष्ठ का एक छोटा सा अल्पांश भाग काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरे पृष्ठ के साथ एक साथ वैद्युत फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे प्यारे बच्चों, तो इसलिए हम छोटा सा पृष्ठ काटेंगे और छोटे से पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालकर टोटल पृष्ठ के लिए समाकलन कर देंगे। अब ध्यान देना, जो कटे हुए पृष्ठ हैं, जो कटे हुए पृष्ठ हैं प्यारे बच्चों, कटे हुए पृष्ठ की जो दिशा है वो बाहर की तरफ है। ध्यान देना, कटे हुए जो पृष्ठ की दिशा है वो बाहर की तरफ है। तो मान लेते हैं कि कटा हुआ पृष्ठ आपका ये होगा, और कटे हुए पृष्ठ को दिखाने के लिए हमने ये इस भाग को क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। कटे हुए भाग की दिशा ये हो गई। अब उसके बाद जो इनके अंदर ये जो आवेश है, ये जो आवेश है इनके अंदर उपस्थित जो आवेश है प्यारे बच्चों, वो आवेश है, वो ध्यान देना, आवेश से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखा होगी वो विद्युत बल रेखा E इस प्रकार निकल रहा है, और इनके बीच जो कोण बन रहा है प्यारे बच्चों, वो कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। अब इस पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर प्यारे बच्चों एक कोण अंतरित होगा। क्या होगा, एक कोण अंतरित होगा। ध्यान से देखना, पृष्ठ के द्वारा, इस पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर एक कोण अंतरित होगा, जिस कोण को हम लोग क्या नाम देंगे, घन कोण। इस पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर एक कोण अंतरित होगा, जिस कोण को हम लोग क्या नाम देंगे, घन कोण नाम देंगे। बोलो, इतनी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? जरा सा क्या है कि ये जो अंदर वाला जो कलर है वो काफी डार्क टाइप दिख रहा है, अब ये आपको दिखेगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब ये है, इनके अंदर कोई उपस्थित आवेश है, ये इनका केंद्र है प्यारे बच्चों, ये इनका कोई केंद्र है। जो पूरे ये पृष्ठ के अंदर जो आवेश फैले हैं, माना पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितने हैं, Q है,
अब कौन है Q1 Q2 Q3 क्या है पता नहीं, पर ये पृष्ठ के अंदर जो ये सारे आवेश है ना, वो पृष्ठ के अंदर आवेश की मात्रा हम लोग क्या मान लेते हैं, Q है। तो ये सबसे पहला काम। क्या इतना डायग्राम कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये आपका घन कोण है, ये आपका क्या है, घन कोण है। इसे हम डी ओमेगा स्पेक्ट्रल भी हमने पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने बात भी किया है। आओ क्या लिखना है आपको, एकदम आराम से प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है करना है आपको ज्यादा। चलिए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले माना पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, माना पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कौन है, Q है। ठीक, क्या यहां तक बात क्लियर हुई कि भाई पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है वो क्या है, Q है। अब आप याद रखना, पृष्ठ के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर, पृष्ठ के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर, पृष्ठ के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको तीव्रता जो है E है। तो वो तीव्रता की बात कर लेते हैं। तो पृष्ठ के केंद्र से, पृष्ठ के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर, कहां, R मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होने वाला था, बताओ। अब हमने पढ़ा है कि किसी आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E इक्वल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R का स्क्वायर। ये होता है आवेश के कारण, बिंदु रूपी आवेश के कारण R मीटर की दूरी पर जो तीव्रता होती है उसके लिए सूत्र हमारा ये होता है। ठीक, इसकी जरूरत पड़ने वाली हमने पहले से लिया। अब हमने कहा था प्यारे बच्चों कि आपको क्या करना है कि जो ये छोटा सा भाग है, पहले इस छोटे से भाग से हमको क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो छोटे से भाग का नाम क्या है, D है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सूक्ष्म भाग DA से, क्या प्यारे बच्चों, सूक्ष्म भाग DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, DA से होकर, सूक्ष्म भाग DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। देखिए एक बार फिर से, क्या मैंने कहा, इस छोटे से भाग से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसकी बात करते हैं। तो हमने विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है प्यारे बच्चों। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बता दो जरा सा। अब छोटा सा पृष्ठ है तो छोटा सा विद्युत फ्लक्स भी होगा। तो d फाई E इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सूत्र प्यारे बच्चों, E इंटू DA इंटू क्या, कॉस थीटा। E इंटू DA इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा। कब के लिए, जब E और DA के बीच का कोण थीटा होता है तब के लिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहां से जो E है, E का मान यहां से रख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो E का मान हम रखेंगे तो क्या पाएंगे बताओ, d फाई E इक्वल टू, E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर, और साथ में बचा है ये DA कॉस थीटा। बोलो क्या यहां तक कोई दिक्कत? ये हमने क्या किया, इस छोटे से भाग से विद्युत फ्लक्स निकालना है। ये जो छोटा सा भाग आपने काटा ना, इस छोटे से भाग से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो हमने निकाला। हमको तो ऐसे ऐसे पूरे पृष्ठ के कारण निकालना, ये पूरे पृष्ठ के कारण। तो यार पूरे पृष्ठ के कारण निकालने के लिए जो विद्युत फ्लक्स होगा, इस छोटे से विद्युत फ्लक्स का समाकलन करना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे, अतः
पूरे पृष्ठ से होकर क्या, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं पूरे पृष्ठ से। तो प्यारे बच्चों पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए हम मान लेते हैं कि फाई ई है। क्या है? फाई ई, जो कि छोटे से पृष्ठ वाले के वैद्युत फ्लक्स के समाकलन के क्या होगा, बराबर होगा। छोटे से पृष्ठ, तो छोटे से पृष्ठ के लिए जो समाकलन वैद्युत फ्लक्स था वो डी फाई ई था, डी फाई का इंटीग्रेशन। अब डी फाई ई का मान यहां रखते हैं और आगे हम लोग समाकलन बात करते हैं। भाई छोटे, अब हमको इसका केवल समाकलन करना, याद रखना डी फाई ई की वैल्यू रख के समाकलन करना। चलो करते हैं शुरुआत। फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। अब डी फाई ई का मान यहां है, देखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या है, क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा, यही चीज है। अब आपको यहां ध्यान देना है, यहां क्या ध्यान देना है कि हम उन चीज का समाकलन नहीं करेंगे या उन चीज का समाकलन नहीं करेंगे जिनका हम समाकलन नहीं कर पाते प्यारे बच्चों। यानी कि कुछ चीजें यहां ऐसी हैं जो कि नियतांक हैं, वो उनको हम बाहर करने वाले हैं। अब यार जो चीजें नियतांक है वो आपको कैसे पता चलती है, तो वो चीज आप पता करने के लिए क्या करोगे जानते हो, वो आपको ये ध्यान देना है कि वहां ऐसे कौन से शब्द हैं जो हमारे इस छोटे से पृष्ठ के लिए भी है और वही चीज बड़े पृष्ठ के लिए भी है, मतलब वो चीज हमारा बदल न रहा हो। अच्छा ये बताओ, जब पूरे पृष्ठ की बात करोगे तो केवल जो कोण है प्यारे बच्चों वही तो कोण बदलेगा, बाकी तो यार आवेश आपका वही है, जो आवेश वही है और ये तो नियतांक है, त्रिज्या भी आपकी वही रहेगी। तो ये कुछ चीजें बाहर हो जाती हैं, तो कौन से बाहर होने वाले ध्यान देखना, कौन से, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर होगा। फिर उसके बाद बचेगा टोटल का इंटीग्रेशन डी ए कॉस थीटा बटे क्या बचेगा, आर का वर्ग बचेगा। ठीक, अब आपको याद आ रहा होगा, अरे अभी तो सर ने पढ़ाया था कि ये पूरा के पूरा चीज घनकोण होता है, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर पूरा के पूरा क्या होता है, घनकोण होता है। तो ये पूरी के जो वैल्यू है, ये वैल्यू याद आ रहा होगी, अभी सर तो बता रहे थे, तो ये पूरे के पूरे वैल्यू डी ओमेगा होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, डी ओमेगा होता है। तो अब आप बताओ, अब हम वहां क्या करेंगे, उसे हम डी ओमेगा रखेंगे। क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, डी ओमेगा। क्या मिल जाएगा बोलो फटाक से, फाई इक्वल टू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल का समाकलन और ये डी ओमेगा। और हमने अभी इस पे भी चर्चा किया था कि डी ओमेगा यानी घनकोण, कुल घनकोण जो होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। यानी इतने टोटल की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, 4 पाई। तो फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई होती है। ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके सामने क्या बचने वाला है प्यारे बच्चों, जरा सा देखो, तो आपके सामने जो लाइन बच रहा है वो गॉस का नियम ही है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस का नियम, देख लीजिए सारी की सारी चीजें, यही तो आपने अभी स्टेटमेंट में लिखा था, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ध्यान देना, कभी कभी आपके एग्जाम में इसी को इस प्रकार कह देता है कि आप जो है फाई ई इक्वल टू ऐसे भी लिख देता है, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार भी आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फाई ई को तो हम ये लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, और गॉस के नियम से ई इंटू डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो ये रहा प्यारे बच्चों गॉस के नियम की उत्पत्ति। आई होप कि अभी तक आपको गॉस के नियम की उत्पत्ति में कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर प्रॉब्लम आया होगा प्यारे बच्चों तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस पे आधारित कुछ प्रश्न, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यही है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है।
समझ रहे? कोई घन है, उस घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रख दिया गया। अब आप बताओ, चाहे घन हो, चाहे वर्ग हो, चाहे कुछ भी हो, Q की वैल्यू दे कितना रख रहा है? दिया क्या है पहले आपको एग्जाम में नोट कर देना है। दिया है, क्या दिया है कि Q की वैल्यू 10 माइक्रोकुलाम है। ठीक, अच्छा माइक्रो है तो चेंज कर लेंगे, माइक्रो है तो इन्हें चेंज करेंगे तो 10 घाते -6 का गुणा कर देंगे। चलो Q की वैल्यू तो चेंज हो गई। आगे करें, आवेश रखा घन के एक फलक से। यहां नोट या यहां याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां काफी बच्चों से गलती हो जाती है कि घन के एक फलक या घन के प्रत्येक फलक की बात कहे चाहे एक फलक की बात कहे प्यारे बच्चों, घन में कुल फलकों की संख्या 6 होती है। और घन में जब कुल फलकों की संख्या 6 होती है, अगर वो एक फलक से बात कर रहा है तो हम 1/6 का गुणा करेंगे या 6 से भाग देंगे। प्रत्येक फलक से कहा है तो भी हम 1/6 का गुणा या 6 से भाग करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स निकालने का सूत्र है वो संपूर्ण पृष्ठ से है, किसी एक फलक से नहीं है। तो एक फलक से निकालने के लिए हम संपूर्ण फ्लक्स को भाग दे देंगे जितने फलक होंगे, याद रखना। तो ये बातें यहां है। अब कह रहा कि घन के, यहां आपसे कह रहा कि घन के एक फलक से, अगर एक कहा 1/6, दो कहा होता तो 2/6 करते। तो घन के एक फलक से होकर गुजरने वाला, क्या से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब आप बताओ, गॉस के नियम से जो वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है वो Q/ε0 होता है, पर यहाँ एक फलक की बात है तो एक फलक के लिए हमने बताया 1/6 हो जाएगा। दो का होता तो 2/6 हो जाता है। अच्छा चलो वैल्यू रख दो भाई, Q की वैल्यू कितनी है? 10 × 10 घाते -6 है, और ये एक है। ε0 की वैल्यू जो होती है वो 8.85 गुणित 10 घाते -12 होता है। ठीक, और ये बटे में क्या था? 6 था। अब देखना क्या करना है आपको, ये 12 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर आपको -6 बचेगा। आइए हम इधर समझते हैं क्या मिल रहा है अब हमको वहां से। फाई ई इक्वल टू, ऊपर आपके पास प्यारे बच्चों ओनली 10 बचा है और नीचे 8.85 गुणे 6 और 10 घाते -6 बचा है। यहाँ 12 6 कैंसिल हुआ प्यारे बच्चों। अब ये 10 घाते -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये 10, यहाँ आपके पास ये 10 घाते एक पहले से था, 6 ऊपर गया, 10 घाते क्या हो गए? 6, और 6 का गुणा 6 पंचे 30, 6 8 48, 3 51, हाथ लगा 5 या हासिल लगा 5, फिर 6 8 48, 48 5 53, ये आ गए 53। अच्छा कितने अंक के बाद दशमलव प्यारे बच्चों? 1 और 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, ये हो गए। अब देखना 6 1 7 पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि आधार बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचेगा? 1/53.10 और 6 1 क्या हो गए? 7 हो गए। अब एक में हमको 53.10 से क्या करना है? भाग देना है। तो यार फटाक से भाग दे लेते हैं हम लोग। चलो देखना क्या करना है, 1/53.10, तो 0.018 आ रहा है। क्या आ रहा है? जब इनको आप भाग दिए तो 0.018 गुणे 10 घाते 7। अब हम लोग इसको जो दशमलव है वो दशमलव हमारा इस यहाँ आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ ले आने के लिए हमको 2 अंक आगे जाना पड़ेगा। तो 2 अंक दाएं जा रहे, तो 2 अंक जब दाएं जाते हैं तो पावर हमारा माइनस में घट जाता है, सॉरी माइनस में बढ़ता है। तो बताओ ये दशमलव जब 2 अंक उधर लेके जाओगे तो 1.8, 2 अंक उधर गए तो 7 में से 2 घटा दोगे तो 5 हो जाएगा। तो फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो 1.8 गुणे 10 घाते 5। अब मात्रक देखना चाहोगे पर बच्चों यहाँ नहीं, हम मात्रक यहाँ लिख दे रहे हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा? कूलाम का। ठीक,
ये सॉरी प्रति कूलाम होता है ना। तो इस प्रकार हम इसको वैद्युत फ्लक्स को निकाल पाते हैं। ध्यान देना है आपको, केवल पूरे के पूरे सवाल में आपको यहां नोट करना है कि भैया एक फलक का है कि प्रत्येक फलक का है कि घन के संपूर्ण पृष्ठ से बात किया है, वो चीजें आपको यहां पर नोट करना होगा कि एक फलक का रहा है कि संपूर्ण फलक का रहा है। बस इतने बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 8 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है। अब देखना, इस बार एक फलक नहीं, प्रत्येक फलक नहीं, बल्कि इस बार कह रहा है संपूर्ण घन से। अगर मैंने बोला था कि संपूर्ण की बात करेगा तो हम किसी से भाग देने की जरूरत हमको नहीं है, ना तो हमको वहां 1/6 करना है, ना तो 2/6 करना है। तो याद रखना, केवल शब्द पे ध्यान देना कि संपूर्ण घन से कहा इस बार। अच्छा बताओ दिया क्या है भाई? क्वेश्चन में हमको दिया है Q की वैल्यू कितनी है? 8 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो है तो चेंज करोगे, माइक्रो को चेंज करोगे तो 10⁻⁻6 का गुना कर लोगे तो Q की वैल्यू चेंज हो गई। चलो वैल्यू चेंज। संपूर्ण घन से पूछ रहा है वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण घन से जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q/ε0 होता। अगर एक फलक से कहा होता तो 1/6 का गुना कर देते, पर यहाँ किसी फलक से नहीं कहा, केवल ये कहा है कि आप संपूर्ण घन से निकालो। ठीक, तो चलो अब Q की वैल्यू 8 × 10⁻⁻6 और ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। अब देखना ये 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पावर -6 बचने वाले हैं। कितना बचने वाला? पावर -6 और बचा 8/8.85 यहाँ गुणे 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 जब आप ऊपर लेके आओगे तो +6 हो जाएगा। तो देखिएगा 8 × 10⁻6 नीचे 8.85। अब हमको क्या करना? 8 में 8.5 से भाग देना, तो 8/8 क्या आ रहा है देखना, 8/8.85 तो 0.90 भाग दिए तो कितना आ गया? 0.90 × 10⁻6। ये जो दशमलव है एक अंक आप आगे लेके जाने वाले हो तो 9.0, एक अंक आप दाहिने गए तो पावर हमारा माइनस में बढ़ेगा, तो भाई 6 में से 1 घटा लोगे तो क्या पाओगे? 10⁻5। ये आ गए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम फाई ई की वैल्यू। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? ये है, क्या कर रहा है भैया कि कोई बंद सतह में प्रवेशित फ्लक्स 2000 वोल्ट मीटर है। कितने लोग प्रवेश कर रहे हैं देखना, ध्यान से देखना, यहाँ 2000 लोग प्रवेश कर रहे हैं और उसी सतह से निर्गत फ्लक्स निकलने वाले 8 × 10⁻³ है। देखना प्रवेशित फ्लक्स, प्रवेशित मतलब प्रवेश करने वाले, ध्यान दीजिएगा, प्रवेशित फ्लक्स। तो प्रवेशित जो फ्लक्स है वो कितना है भैया? ध्यान से देखिएगा, प्रवेशित फ्लक्स का नाम φ1 देते हैं और φ1 दे रखा है 2000 वोल्ट मीटर ना। और निर्गत फ्लक्स का मतलब है निकलने वाला, क्या? निर्गत फ्लक्स। तो निर्गत फ्लक्स को हम नाम देते हैं φ2 और φ2 की वैल्यू आपको 8 × 10⁻³ दिया है। बताओ 8 × 10⁻³ का मतलब होता 8 × 1000। अब 8 का गुना 1000 से कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 8000 वोल्ट मीटर। तो आपको ये देखना, ये निकलने वाले हो गए, ये प्रवेश करने वाले हो गए। करा सतह के अंदर आवेश की गणना करना है, तो सतह के अंदर आवेश की गणना करने के लिए हमारे पास केवल एक फार्मूला होता है कि जो प्रवेश कर रहा है वो माइनस जो निकल रहा है निर्गत। ध्यान से देखना, प्रवेश करने वाले माइनस निकलने वाले इक्वल टू Q/ε0। अब φ1 की वैल्यू वहां देख रहे हो, φ1 की वैल्यू कितनी है? 2000 है। φ2 की वैल्यू कितनी है भैया? 8000 है। और
बराबर Q की वैल्यू आपको निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 घाते माइनस क्या होता है 12 होता है। अब 2000 में से 8000 घटाओगे तो क्या पाओगे 6000, उधर Q बटे 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12, इनके बटे आप 1 करोगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q का गुना जब 1 से करोगे तो क्या पाओगे Q पाओगे, क्या पाओगे Q पाओगे, और इनका गुना इनसे करोगे तो ध्यान से देखना, जब इनका गुना करोगे तो ये कुछ आपका ऐसे आ जाएगा, देख लीजिएगा 6000 गुणे 8.85 तो 53100 ना, तो गुणा करिए तो 53100 पा गए, आगे 10 घाते माइनस 12 था लगा लिए। अब दशमलव आपका यहाँ है 1 2 3 4, 4 अंक आप बाएं आए हो, 4 अंक आप बाएं आ रहे हो, देखना 1 2 3 4, 4 अंक आपने बाएं आया तो 4 अंक आप बाएं आए तो वहां 4 ठो प्लस करोगे, माइनस 12 प्लस 4 तो क्या आ जाएगा 5.31 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम। ये Q की वैल्यू आई, माइनस लगा लेना क्योंकि आपका माइनस यहाँ था, ठीक, तो ये आ गए। इसका मतलब पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो हमारा क्या है ऋणात्मक आवेश है, ठीक, माइनस साइन वहां आपको यही बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि 17.7 पिको कूलम का आवेश 10 सेंटीमीटर, ध्यान देना आपको क्वेश्चन में केवल इतना कहता है जैसे 10 सेंटीमीटर भुजा का केंद्र भुजा दे दिया, या 10 सेंटीमीटर का कोई वर्ग दे दिया, या 10 सेंटीमीटर का कोई आयत आपको दे दिया, तो आपको वहां भुजा से लेना देना नहीं रहता सवाल में। क्यों नहीं लेना देना रहता, क्योंकि जो गॉस के नियम के अकॉर्डिंग जो वैद्युत फ्लक्स है वो ओनली केवल डिपेंड है Q बटे एप्सिलॉन नॉट के, तब चाहे भुजा दे या न दे आपको किसी भी प्रकार की यहाँ समस्या झेलना नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ कितना है भैया Q की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है 17.7 पिको कूलम, तो बताओ Q कितना है 17.7 पिको कूलम। अभी पिको को हटाओगे तो 10 घाते माइनस 12 का गुणा करोगे, ये Q आ गया, ठीक। अब रख दो यहाँ पर Q की वैल्यू है 17.7 गुणे 10 घाते माइनस 12, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12, ये कैंसिल होगा और इनको इनसे भाग दोगे तो 2 आएगा, तो फाई ई का मान क्या आ जाएगा 2 वोल्ट मीटर, 2 वोल्ट मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर बच्चों क्या करा कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही, अच्छा जा रही तो मतलब ये निर्गत प्रवेशित है, तो प्रवेशित वाले को हमने नाम दिया φ1 4500। अच्छा निकलने वाले कितने लोग हैं भैया 2500। अब कह रहा है कि उसके अंदर कितना आवेश होगा, तो अभी आपने पढ़ा φ1, अभी सेम ऐसा क्वेश्चन लगाए थे φ1 माइनस φ2 इक्वल टू Q बटे एप्सिलॉन नॉट। φ1 की वैल्यू कितनी है 4500 और φ2 की वैल्यू कितनी है 2500, Q हमको नहीं पता है 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12। क्या करना है 4500 में से 2500 घटाने वाले हो तो 2000 पाओगे, और इधर Q बटे 8.85 गुणे 10 घाते माइनस 12, इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे देखना 2000, एक जीरो कम होना चाहिए, 2000 गुणे 8.85 तो 17,700 पा रहे हो, कितना 17, देखिए यहां लिखते हैं तो Q की वैल्यू आई 17,700 गुणे 10 घाते माइनस 12, 1 2 3 4, 4 अंक आप किधर आ गए बाएं, 4 अंक आपने बाएं आया तो 4 ठो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 12 में जब 4 प्लस करोगे तो 8 आ जाएगा, तो कुछ आपका आएगा 1.77 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम। इस बार देखो Q की वैल्यू आपकी प्लस आई है, Q की वैल्यू आपकी क्या आई है प्लस, इसका मतलब है कि जो अंदर आवेश रखा गया वो क्या है धनात्मक है, ठीक। इस प्रकार आपकी जो गॉस के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल्स थे वो आपके कंप्लीट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको आज जो क्लास में बताई गई होगी सारी बातें आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। नई टॉपिक हमारी क्या है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।